नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है और इसी सितंबर की है। सितंबर से ध्यान आया कि आज 22 सितंबर है। आज ही के दिन, आज से 26 साल पहले एसटीएफ ने गाजियाबाद के पास एक मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला को उसके 2 साथियों समेत न्यूट्रलाइज किया था, ढेर किया था, एनकाउंटर किया था। आज का दिन एसटीएफ और उस समय के सब पुलिस अधिकारियों और श्री प्रकाश से प्रताड़ित लोगों को कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने सुधी श्रोताओं को ये भी याद दिला दूं कि मैंने जब किस्सा गोई की शुरुआत की थी तो शुरुआत में अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पोस्टिंग के बाद ही श्री प्रकाश के 20 एपिसोड में ये पूरा किस्सा बताया था। उसके बाद तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे बहुत सैकड़ों वीडियोस तब तक बन चुके थे और तमाम तरह की गलत और झूठी बातें, गलत और अप्रमाणित बातें उसमें लिखी गई थी। और तभी मैंने अपने किस्सा गोई परिवार की अनुरोध पर एक किताब लिखी थी ताकि उसको डॉक्यूमेंट किया जा सके और जिस किसी को कोई आपत्ति हो उस पर वो आपत्ति करे तो उसका निराकरण भी किया जा सके। पहले इंग्लिश में राकेश गोस्वामी जी ने घोर कोरोना के समय में इंग्लिश में वो किताब लिखी थी, ऑपरेशन बजूका, प्रकाशित हुई। आप लोगों का बहुत प्यार मिला। उसमें ब्रीफ में या संक्षिप्त में केवल श्री प्रकाश के ऑपरेशन से संबंधित सारी बातें लिखी हुई थी। उसके बाद उसी समय मैंने हिंदी में खुद लिखना शुरू किया था जो पूरे काल खंड के अपराध के बारे में था, जो समेकित रूप से 90 के दशक में श्री प्रकाश के साथ साथ और भी जो अपराधी उस समय चलन में थे, प्रचलन में थे, जो माननीय हो गए बाद में, ढेर सारे जिन पर मुकदमे थे, उनका जिक्र मैंने वर्चस्व में किया था। लेकिन इस पूरी कहानी में आज का दिन यानी 22 सितंबर ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। हमें वो भी याद है जब हमारे एक बहादुर सब इंस्पेक्टर को जनपथ में इन्हीं आतताइयों ने, श्री प्रकाश और उसके सहयोगियों ने 9 गोलियां सरे शाम सरे बाजार हजारों लोगों के बीच मार दी थी और हम कुछ नहीं कर सके थे। पीछा किया, भीड़ में विलुप्त हो गए वो तीनों और बाद में जब वो कानून के घेरे में आए तो फिर आज ही के दिन उनसे सारे हिसाब किताब बराबर किए एसटीएफ की टीम ने। इन 26 सालों में कोई दूसरा अपराधी इतना आतताई, इतना बेखौफ और इतना दुर्दांत नहीं हुआ। लोगों का ये भी कहना है जिन्होंने उस दौर को देखा है कि अब बहुत मुश्किल है इस तरह से अपराध करने वाले अपराधी का पाया जाना। बहुत आगे टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। अब इतने लंबे समय तक अपराध करके कोई बचा रहे, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए आज के दिन मैं अपने किस्सा गोई परिवार के सभी सुधी श्रोताओं को, एसटीएफ के उस समय के अपने सभी अधिकारियों को, एसटीएफ की अपनी उस टीम को सलाम करता हूँ जिन्होंने एक युग का अंत किया था, अपराध के एक युग का अंत किया था। बहुत सीमित संसाधनों में एसटीएफ बनी थी और उसके बाद एसटीएफ काम तो आज भी कर रही है, लेकिन मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आप जानकार हैं, आप विद्वान हैं, आपने दुनिया देखी है। इंटरनेट पे कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको उपलब्ध न हो, इसलिए आप उस पर विचार कर लें कि हमारी उस एसटीएफ और आज की एसटीएफ में क्या अंतर है,
कितना वो आगे बढ़ी है, कितना वो सक्षम हुई है, कितना वो सबल हुई है, कितना जिसको वो कहते हैं कि कितना ऑपरेशंस में कितनी उसको सफलता मिल रही है। बहरहाल मैं आज के दिन अपनी उस एसटीएफ को एक बार फिर से सभी अधिकारियों को, अरुण कुमार साहब को, जयराज शर्मा साहब को, सत्येंद्र सिंह साहब को, अपने जूनियर्स में अविनाश मिश्रा को और बहुत सारे लोगों को मैं सलाम करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक बार फिर उन किताबों में जो कुछ भी मैंने लिखा पढ़ी में दिया है उसको एक बार पढ़ेंगे और महसूस करेंगे उस पूरे काल खंड को। तो आज का वाकया है मध्य प्रदेश का, जिला है खारगौन और तारीख थी 17 सितंबर 2024। हालिया है, हाल फिलहाल की है। 17 सितंबर 2024 को थाना भीकन गांव पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 व्यक्ति पहुंचे। वो बदहवास से थे, भाग के भीतर पहुंचे। उनका साहब जान बचा दीजिए। इंस्पेक्टर फौरन भाग के आए और उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा साहब कुड़िया खाल के लोहार फाल्या गांव में, जो भीकन गांव थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, खारगौन में, वहां पर मेरा भाई और एक सज्जन और थे, उनका मेरा चचेरा भाई, वो रात में कल 11 बजे अपनी महिला मित्र से मिलने पहुंचा था और आज सुबह 9:30 बजे लड़की के परिजनों ने कहा कि बंटी हमारे यहाँ आया है, हमने उसे बांध रखा है, आप 2-4 लोग आ जाओ, बैठकर बातचीत कर लेंगे, यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसे थाना भीकन गांव को सौंप दूंगा, अगर आप लोग इसे नहीं समझा पाए तो। उन चारों ने कहा कि साहब हम लोगों ने कहा कि हम लोग पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम सिवना पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। और हम उनको ये बात कर ही रहे थे, तब तक उनके परिवार से किसी रुमाल सिंह का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का तो शांत हो गया है, यानी बंटी शांत हो गया है और अब उसमें जान बाकी नहीं है, आना चाहो आओ, वरना थाने पर चले जाओ, पुलिस को लेके आओ। ये बात जैसे ही बताई उन चारों लोगों ने, उनमें से एक सगा भाई था बंटी का, 2 चचेरे भाई थे। थाना प्रभारी मीना कर्णावत थी। मीना कर्णावत ने फौरन फोर्स तैयार की और कहा हम लोग चलते हैं। हालांकि रास्ता बहुत खराब था वहाँ का और बड़ी मुश्किल से मीना कर्णावत मौके पर पहुँच पाई। मौके पर पहुँचकर देखा कि जिस घर में बंटी के आने की बात हुई थी, उसी घर में बंटी मरा हुआ, यानी उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर चोटों के अनगिनत निशान थे। मीना कर्णावत उनके साथ आई हुई जो पुलिस फोर्स थी, उन्होंने सबसे पहले घर वालों को घर के भीतर ही रुकने के लिए कहा। लाश का पंचायतनामा किया गया, लोगों से पूछताछ की गई। पब्लिक के लोग, गांव के पूरे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने बताया कि साहब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लाई खेड़ी झिरनिया का रहने वाला ये बंटी बामने है। इसकी उम्र 26 साल है, लेकिन ये नौकरी के सिलसिले में इंदौर में काम करने लगा था। वो किसी निजी बैंक में रिकवरी एजेंट का काम करता था और उसका और इस घर की लड़की एक थी। चूँकि 2 किलोमीटर के दूर गांव था, तो जब ये कमाने गया था उसके बहुत पहले से उस लड़की से इसके संबंध थे। इंस्पेक्टर ने पूछा कि कितने दिन की बात होगी, तो लोगों ने बताया करीब 2 साल से लड़की और बंटी के संबंध थे। घटना के बारे में पूछा गया तो ये पता लगा कि रात 11 बजे ये इंदौर से 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चलकर यहाँ तक आया था और जैसे ही वो उस लड़की के कमरे में दाखिल हुआ, खटपट की आवाज़ से घर वाले उठ गए और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला
तो बंटी और उनकी लड़की वो दोनों उस कमरे में थे। गुस्सा आया, उसको तुरंत रस्सी में बांध दिया और फिर पूरे परिवार ने उसकी कुटाई शुरू कर दी। सवेरे 9 बजे तक जब वो बेदम होने लगा और फिर मोहल्ले में भी लोगों को पता लगा, लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह से इसके साथ मारपीट करना ठीक नहीं है, या तो तुम तुरंत पुलिस को बुला लो या उनके घर वालों को सूचना दे दो कि वो आके इसे ले जाएं। यही बड़े बुजुर्गों की राय पर घर वालों ने उनके घर पर, बंटी के घर पर उसके भाई और बाकी बहनों को और बाकी लोगों को सूचित किया, लेकिन तब तक बंटी की जान जा चुकी थी। अब फ़ोन करने के बाद उनकी हिम्मत ये नहीं पड़ी कि वो पुलिस को इस बारे में इत्तला दे सकें। लिहाजा उन्होंने इंतज़ार किया कि आने दीजिए, यह कहा जाएगा कि अभी तुम्हारे आने की थोड़ी देर पहले ही इसकी मृत्यु हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु उसकी रात में ही हो गई थी। पुलिस ने उस लड़की, उसके बाप और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये गया है कि जब ये 2 साल से इन लोगों के बीच जो प्रेम संबंध थे वो चल रहे थे और दोनों परिवार इस संबंध का विरोध कर रहे थे, बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। इसकी मृतक की बहन नीलम बामने ने ये बताया कि मेरे भाई का 2 साल से अफेयर चल रहा था और जब हमारे घर वालों को इस अफेयर का पता लगा तो पापा मम्मी ने भाई से लड़की से दूर रहने के लिए कहा। घर वालों की बात मानकर बंटी ने उसके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए और करीब 6 महीने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर ये लड़की अलग अलग नंबर से उसने बंटी को कॉल करना शुरू किया। फिर एक बार नंबर जानने के बाद जब बंटी ने फ़ोन उठाना बंद किया तो फिर वो दूसरे नंबर से कॉल करती रही और पिछले 5 महीनों से लगातार कॉल कर रही थी। चूँकि वो लड़की दूर दराज से रिश्तेदार भी थी, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर समझाने की कोशिश की कि जब लड़के ने बात करनी बंद कर दी है, तुम्हारे फ़ोन को बार बार ब्लॉक कर रहा है, तो उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी और सोमवार यानी कि 16 सितंबर 2024 की शाम करीब 7:30 बजे उसने बंटी को कॉल किया और जो कुछ भी उससे कहा कि बंटी बाइक से इंदौर के तेजाजी नगर के खारगौन से खोड़िया खाल गांव के लिए फ़ौरन निकल गया। तो रात 11:30 बजे वो गांव में पहुंच भी गया था। भीगन गांव के एसडीओपी राकेश आर्या बताते हैं कि युवक के कंधे और पीठ पर गंभीर चोट के निशान हैं, पूरे शरीर में सूजन है। परिजनों ने ये बताया था कि दोनों के बीच अफेयर है और ऐसा लगता है कि घर वालों की शह पे उसे बुलाया गया रात के समय। उनको सबको पता था, वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वैसे ही सब ने उसको पीटना शुरू किया। जो एएसपी हैं एमएस बारिया, उन्होंने बताया कि लड़की ममता, लड़की की मां गीताबाई और पिता बंशीलाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज की घटना में या आज की प्रेम कथा में प्रेमी का बहुत दुखद अंत हुआ है। हालांकि कोई नई बात नहीं है इस तरह के संबंधों में, इस तरह के प्रेम संबंधों में हत्या होती रही हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस प्रेम प्रसंग को लड़की और लड़के का पूरा परिवार जानता था और विरोध करता था, ऐसे में रात शाम 7:30 बजे जब लड़की ने मिलने के लिए बुलाया और बंटी ने बिना सोचे समझे 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर रात में 11:30 बजे न सिर्फ उसके घर पहुंचा, खुले दरवाजे से वो उसके कमरे में दाखिल हुआ। सब कुछ जानते हुए भी वो खुद मौत के मुंह में चला गया बंटी।
दोनों तरफ के लोग उसे समझाते रहे, मनाते रहे, छोड़ दो, पीछा छोड़ दो, ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। और एक बार उसने बुला क्या लिया कि दौड़ते हुए उसके घर पहुंच गए। दिमाग ये भी नहीं लगाया कि 150 किलोमीटर जाना है, ये भी नहीं लगाया कि वहीं जा रहा हूं जहां पर इस संबंध का सारे लोग विरोध करते हैं। वो अगर देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, किसी बात की परवाह किए बगैर वो उसके घर पहुंच गया। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि पूरी संभावना है कि पूरे घर ने एक राय होकर लड़की से ये कहा होगा कि अब बुला लो। उससे ये भी कहा होगा कि अगर वो तुम्हारा सच्चा प्रेमी है तो भाग के चला आएगा, और नहीं है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। बहाना ये कि अगर बुलाने पर वो आ गया तो आज उसका काम तमाम कर देंगे। इसी बात की पूरी संभावना है। संभवतः इसी संभावना की वजह से लड़की के माँ और बाप दोनों को इस हत्या के आरोप में भी शामिल किया गया है। जैसे ही बंटी कमरे में घुसा, मतलब घर का दरवाज़ा भी खुला मिला, कमरे का दरवाज़ा भी खुला मिला। इधर बंटी भीतर पहुंचा और उधर पूरे परिवार ने मिलकर उसकी कुटाई शुरू कर दी। और कितनी देर वो शरीर उसका झेलता, बंटी का 20-22 साल का, 26 साल का लड़का था। और जब पूरा परिवार हाथ पैर बांधकर केवल पीटने पर लग गया हो तो बहुत देर वो चला नहीं होगा। देखिए, कहा तो ये जाता है कि मोहब्बत के अकल नहीं होती। ये भावनाओं, रिश्तों और रिश्तों की भावनाओं का खेल है, उसमें अकल बिल्कुल नहीं होती। पूरा का पूरा ये जो प्रेम प्रसंग, मोहब्बत, प्यार, जो कुछ भी आप इसे नाम देते हैं, वो भावनाओं के अधीन होता है। लेकिन इस तरह से जान देना कहाँ तक ठीक है? आप डिसाइड करिए कि इस तरह से जान देना कहाँ तक ठीक है। इतना तो दिमाग उसे, बंटी को लगाना चाहिए था कि 150 किलोमीटर दूर रात 12 बजे तक पहुंचेगा। उसने कैलकुलेट कर लिया होगा कि वो सिर्फ मिलने के लिए कोई क्यों बुलाएगा, जबकि पूरा घर इन दोनों के मिलने का विरोध करता रहा हो। इतना तो सोचना ही चाहिए था बंटी को कि अगर कोई रात में वहां मिलने के लिए बुला रहा है, माँ बाप पूरा परिवार इस रिश्ते या इस संबंध या इस मिलने जुलने के अगेंस्ट हैं, तो मुझे एक बार सोच जरूर लेना चाहिए। बंटी को ये सोचना चाहिए था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इसमें दांव पेच हो। लेकिन इधर फ़ोन आया, उधर मोटरसाइकिल स्टार्ट, बिना रुके हुए ठीक 11:30 बजे उसके कमरे में दाखिल हो गया। तो बहरहाल बिना अकल के ऐसा प्यार, प्यार में अकल नहीं होती, ये बिल्कुल सही है, लेकिन करने वालों की अकल पे भी टिप्पणी करनी होगी, उसकी भी एनालिसिस करनी होगी कि बिना अकल के ऐसा प्यार हमेशा जानलेवा होता है। किसी की भी जान जा सकती है, लड़की की या लड़के की, लेकिन अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे और प्यार के बुलावे पर, प्यार की ज़रूरत पर, प्यार के कहने पर आप बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए कोई काम करेंगे तो धोखा तो होना ही है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।